हेलो एवरीवन। मेरे को ना काफी दिनों से काफी स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी, शायद आपके सजेस्टेड आंसर्स अब आपको मिले होंगे। तो काफी स्टूडेंट्स की एक पर्टिकुलर क्वेरी आ रही थी कि सर आप एक बार ना क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो दिसंबर 21 के पेपर का है ना, एक बार बता दो कि उसका आंसर क्या लिखेंगे। हमने लिखा वही है जो मैथ में, फिर भी हमें मार्क्स नहीं मिले, या व्हाट विल बी द स्टेप्स जिससे हमें मार्क्स बढ़ जाए। ठीक है। तो मैं इसीलिए क्विक वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। बिकॉज अब आपके पास भी टाइम कम है टू सी समथिंग दैट इज नॉट रिलेवेंट। चलिए ध्यान देते हैं। अभी केस स्टडी क्या होती है, मैंने इसके पूरे फैक्ट्स लिख दिए। ठीक है, मैं इसके आपको फटाफट फैक्ट्स बता देता हूँ। केस स्टडी में होता क्या है, ये पूरे फैक्ट्स है। एक एबीसी मेटल है, वो 2015 से काम कर रही है, 150 एकड़ में उनका पूरा काम स्प्रेड है। ह्यूज वेस्ट जनरेट करती है वो, सॉलिड वेस्ट एज वेल एज सल्फर। उन्होंने कमर्शियली काफी अच्छा है, लेकिन एनवायरमेंटली प्रॉब्लम हो रहा है, जिसके कारण एनवायरमेंटल लोग उनके अगेंस्ट केस कर रहे हैं। बोथ सोशल एज वेल प्रिंटिंग एंड डिजिटल मीडिया दोनों जगह केस हो रहा है। नेक्स्ट, फिर इसके लिए लोग उनकी डिमांड क्लोजर कर रहे हैं। उनके जो प्रमोटर्स है वो काफी अच्छे नेचर के हैं। वो सोचे हम ऐसा कुछ करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, हम प्रॉपरली इस चीज को एड्रेस करेंगे और एक अच्छी से ग्रोथ करेंगे। तो उन्होंने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वही बताया हुआ है। फिर उन्होंने कंसल्टिंग फर्म लगाई है XYZ नाम से, जो उनको ये बोलती है कि बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ये पूरा पॉइंट है, इसी पॉइंट को मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ नेशन एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल ग्रोथ इज ड्रिवन बाय मेनी फैक्टर्स। काफी फैक्टर्स है, सच एज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सेविंग एंड इंटरेस्ट रेट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सेविंग इंटरेस्ट रेट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इन टर्न रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन, क्लाइमेट कंट्रोल, ये सब हो रहा है। एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन है, सारे उसने एग्जाम्पल दिए है। स्पेशल अटेंशन चाहिए ताकि प्रिवेंशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो, जितने नेचुरल रिसोर्सेज उनका स्पेशल अटेंशन चाहिए ताकि प्रिवेंशन हो। एनवायरमेंटल अवेयरनेस चाहिए, और इसके लिए एक अकाउंटिंग बनाई हुई है कॉल अकाउंट एएमए, या एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ईएमए। ईएमए बोल रहा हूँ, सॉरी, ईएमए। एंड ग्रीन अकाउंटिंग, ईएमए को ग्रीन अकाउंटिंग बोलते हैं। और इसके लिए इंक्रीजिंगली कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ढंग से ये काम करोगे तो आप इसको एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी यूज कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल टेस्ला है। टेस्ला ईवीज पहले भी बनती थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे भी बनेगी, लेकिन टेस्ला ने इस चीज को प्रमोट भी किया कि हम जो कार बना रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा, एनवायरमेंटली ज्यादा सेफ है, ज्यादा फ्रेंडली है। तो टेस्ला ने इस चीज को यूज किया है। नेक्स्ट, एबीसी मेटल ने, एबीसी जो एबीसी मेटल्स है, उन्होंने XYZ के साथ मिलके एक रिपोर्ट बनाई है। रिपोर्ट में 4 खर्चे, कन्वेंशनल, हिडन, रिलेशनशिप, कंटिजेंट, ये देखते से आपको याद आ जाना चाहिए कि ये आपके एनवायरमेंटल का पार्ट है। देन नेक्स्ट, उसके अलावा उन्होंने और 2 कैटेगरी है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो टोटल ये 4 प्लस ये 2, 6, ये दोनों सब कैटेगरीज है। मतलब कन्वेंशनल 2 इसमें बटेगा, इंटरनल एक्सटर्नल। हिडन 2 इसमें बटेगा, इंटरनल एक्सटर्नल। कॉन्टीजेंट 2 इसमें बटेगा, हिडन एक्सटर्नल। और रिलेशनशिप 2 इसमें बटेगा। तो टोटल 8 कैटेगरीज बनेगी। फिर उसके अलावा उन्होंने 4 पॉइंट बोले जो आपको सुधारने हैं एबीसी को बेसिकली। वो कौन से 4 पॉइंट है सर? वो है वेस्ट, वाटर कंजम्पशन, एनर्जी, कंज्यूमेबल एंड रॉ मटेरियल। ये चारों पॉइंट आपको सुधारने हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन क्या मांगा। सबसे पहले व्यूज एक्सप्रेस बाय चीफ कंसल्टिंग ऑफिसर। जो चीफ कंसल्टिंग ऑफिसर है, यहाँ ध्यान देना। अब मैं थोड़ा स्लो जाऊंगा क्योंकि अब अपन सॉल्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं, ये तो आपने पढ़ लिया हो। सबसे पहले आपको उसमें ये पूरी लाइन एज इट इज कोट करनी है। सर एज इट इज, यस सर एज इट इज कोट करनी है। उसके बाद आपको लिखना है जो चीफ कंसल्टेंट ने बोला वो सही है, क्योंकि बिना एनवायरमेंट के ग्रोथ नहीं हो सकती। आपको ये पॉइंट लिखना है। मैं बता देता हूँ, मेरे पास एक स्टूडेंट का पेपर भी है, ध्यान देना। ये एक स्टूडेंट का पेपर है। ये देखिए, उसको पूरे के पूरे मार्क्स दिए इंस्टीट्यूट ने, पूरे के पूरे 2 मार्क्स दिए। क्यों? क्योंकि उसने सर पहले पूरा पॉइंट लिखा, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस लिख दिए कि नेचुरल रिसोर्सेज और वो सारी चीजें प्रॉपरली सिक्योर होगी। क्या क्या पॉइंट लिखे सर? सर एनवायरमेंट पहले तो पूरा एज इट इज कोट किया। उसके बाद पूरे का पूरा जो चीफ अकाउंटेंट ने बोला उसने पूरे का पूरा कोट किया एज इट इज। ठीक है। और फिर उसके बाद बोला एनवायरमेंट के थ्रू आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, यहाँ तक का पूरा पॉइंट कोट किया। ध्यान देना, उसने आईसीआई का पूरा कोट किया अभी तक, जो आईसीआई ने केस स्टडी में बोला, कुछ भी दिमाग नहीं लगा। सिर्फ ये लिखा है कि एबीसी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट टेक्निक यूज करे जिससे वो नेचुरल रिसोर्स प्रिजर्व कर पाए। सेम पॉइंट है। चलिए, इसके 2 मार्क मिल गए और ये 2 ही मार्क का है। नेक्स्ट, अब ध्यान देते। अब उसके बाद क्या बोला उन्होंने? उसके बाद उन्होंने बोला कि सर मेजर एरियाज विच आर लाइकली टू बी सजेस्टेड बाय XYZ कंसल्टिंग ग्रुप वेयर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी अप्लाइड फॉर एबीसी मेटल्स। ध्यान देना, यहां मैं काफी स्टूडेंट्स के आंसर शीट देखा हूं, उन्होंने वो पॉइंट लिख दिए जो स्टडी मैट में बोले हैं। देखिए स्टडी मैट में क्या पॉइंट बोले, ये मैं आपको स्टडी मैट की डेफिनेशन पे ला लेता हूँ। दिस इज नया वाला स्टडी मैट है, पेज नंबर 4.38। यहाँ क्या बोला है? मेजर एरियाज फॉर एप्लीकेशन ऑफ ईएमए।
प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये याद कैसे करना है मैं वो भी समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझो। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, यस सर, इन्वेस्टमेंट से आप कॉस्ट देखोगे तो कैलकुलेटिंग कॉस्ट, ऑर्डर भी लिखा हुआ है। फिर जैसे ही कॉस्ट देखा, आप कॉस्ट से सेविंग देखोगे, सेविंग इन एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। कॉस्ट और सेविंग देख ली तो आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग समझ गई, जैसे ही समझे आपने उसके हिसाब से बजट बना लिए। ये तो हो गए बेटा 5 पॉइंट जो जनरल लगते हैं, जो जनरल लगते हैं। यहाँ केस स्टडी में चिल्ला चिल्ला के इंस्टीट्यूट ने बोला एबीसी मेटल्स लिमिटेड। केस स्टडी का मतलब ये नहीं है जो आप स्टडी मैट में पढ़ के आओ आपको वॉमिट करना है, नहीं। केस स्टडी का मतलब ये है कि भाई जो आप पढ़ के आए उसको केस स्टडी से लिंक करो। आपको लिखना कैसे कि वो 5 फैक्टर्स जहां ईएमए लगता है, लेकिन उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि एबीसी में कैसे लगेगा, एबीसी में कहाँ कहाँ लगेगा, ध्यान दो। सबसे पहले एबीसी इतना वेस्ट कर रहा है तो उनको वेस्ट मैनेजमेंट में मदद करेगा। दूसरा, एबीसी इतना वेस्ट कर रहा है उनको वेस्ट मैनेजमेंट में मदद करेगा। दूसरा देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करवाएगा, कैसे? क्योंकि सर ग्लोबल इकोनॉमी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट चाहिए। ध्यान देना, आप इन सब के बेसिस पर अगर आपने इफेक्टिवली मैनेज किया और इफेक्टिवली कंट्रोल करे एनवायरमेंटल कॉस्ट, तो आप इस चीज का प्रमोशन कर सकते हो। मैं चिल्ला चिल्ला के ये बात बताई, ये आपको लिखनी है। आपको यकीन नहीं हो रहा, मैं आपको बताता हूँ। यही स्टूडेंट ने पूरे के पूरे वही पॉइंट लिखे हैं, देखिए द मेजर एरियाज, सेविंग इन एनवायरमेंटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैपिटल लोकेशन, बिजनेस पॉलिसी अप्रेजल। काट के इंस्टीट्यूट ने 0 दिया है, क्यों? क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू एबीसी बताना है। ध्यान दो, विद रिस्पेक्ट टू एबीसी, ये कहीं भी विद रिस्पेक्ट टू एबीसी नहीं है, याद रखना। विद रिस्पेक्ट टू एबीसी, एबीसी को क्या एडवांटेज है सर? उसको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है, उसका वेस्ट मैनेजमेंट होगा। उसको क्या एडवांटेज है वो समझो, जनरल पॉइंट्स नहीं लिखना है। ये पॉइंट्स लिखोगे तो ही इंस्टीट्यूट 2 देगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, अब थर्ड पार्ट, एक सेकेंड, ये नोट हो, हाँ हाँ, आईसीआई का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या बोला है वो? डिस्कस ब्रीफली 6 फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। ये आपके स्टडी मैट के 4.40 एंड 4.41 पे। 6 कॉस्ट कौन से सर? 6 कॉस्ट बता दो। एक सेकेंड ना, 6 कॉस्ट कौन से, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ। 6 कॉस्ट कौन से सर? इंटरनल, एक्सटर्नल, 2 ये हो गए, यस सर। उसके अलावा 4 कॉस्ट यही लिखे हुए, कन्वेंशनल, कॉन्टिंजेंट, हिडन, रिलेशनशिप। सर ये चारों कॉस्ट का मतलब डेफिनेशन एक्सप्लेन करो। कन्वेंशनल कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली लगता है, जैसे रॉ मटेरियल लग गया, लेबर लग गया, कैपिटल गुड्स लग गई, ये डायरेक्टली खर्चे। सर हिडन कॉस्ट मतलब जो पता नहीं है लेकिन लग रहा है, जैसे ओवरहेड्स हो गए एनवायरमेंट को बचाने के लिए, आरएनडीज हो गए, ये सब हो गए कन्वेंशनल कॉस्ट। देन उसके बाद कॉन्टिंजेंट कॉस्ट। कॉन्टिंजेंट कॉस्ट ऐसे जो लगे, शायद लग सकते, जैसे पेनल्टीज हो गए, फाइन्स हो गए। बेटा एग्जाम्पल कोट करना तभी आईसीआई मार्क्स देगा, मेरी बात मानना, बिना एग्जाम्पल कोट करे नहीं होगा। एंड देन रिलेशनशिप कॉस्ट। रिलेशनशिप कॉस्ट मतलब जैसे रिपोर्ट्स के खर्चे, जो अपन को रिलेशनशिप बताना है, जो रिलेशनशिप बताना है जो बाद में होता, तो वो रिलेशनशिप कॉस्ट। ये होगा चारों कॉस्ट। सर यकीन नहीं हो रहा, देखिए आईसीआई की मॉड्यूल खोलता हूँ आपके लिए, 4.40 एंड 41, ये देखिए। और सर इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? सर इंटरनल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो डायरेक्टली पीएनएल को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली पीएनएल को अफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल मतलब ऐसे खर्चे जो पीएनएल को नहीं अफेक्ट करते लेकिन सोसाइटी उसको बेयर करती है। यही पॉइंट लिखा हुआ था, कॉस्ट विच आर इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, और ये बॉर्न बाय द सोसाइटी। सर ये देखिए, ये बंदे के पेपर में कहीं ना कहीं ऐसा लिखा हुआ है, देखिए इसने ना कौन सा लिखा हुआ है, 6 फॉर्म में देखिए वेस्ट लिखा है, वाटर कंजम्पशन, एनर्जी, इसके मार्क्स नहीं दिए। कंज्यूमेबल, ट्रांसपोर्ट, एक भी ढंग सही इंस्टीट्यूट के पॉइंट कोट करेगा नहीं, इंस्टीट्यूट के पॉइंट वहां से कोट करना है। तो अगर आप एकदम ही कुछ भी लिखोगे तो ऐसे मार्क्स नहीं देने वाला, मैंने इसके लिए लिख दिया पेज नंबर 4.40 एंड पेज नंबर 4.41। कौन से 6 कॉस्ट है सर? इंटरनल, एक्सटर्नल, कन्वेंशनल, प्रिवेंशन, अप्रेजल, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाले इस पे ध्यान देते हैं। अब सर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 4.43 पे दी है, खोल लीजिए 4.43। मैं सीधा स्टडी मैट से लिंक करवा दे रहा हूँ और आप चेक भी कर सकते हो जब सजेस्टेड आएगा, अभी सजेस्टेड आया नहीं है। सर आइडेंटिफिकेशन एंड लोकेशन ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट। एनवायरमेंटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मैनेज एनवायरमेंट कॉस्ट करो ताकि आप आइडेंटिफाई करो एनवायरमेंट के खर्चे। यूजुअली ये कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इतने डायरेक्टली पता नहीं चलता है, तो आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए। ध्यान देना, डिटेल एनालिसिस, क्योंकि कुछ एनवायरमेंट के खर्चे जो है वो ओवरहेड्स में फंसे रहते हैं, कुछ एनवायरमेंट के खर्चे ओवरहेड्स में फंसे रहते हैं। आई नो मैं काफी स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन रीजन है क्योंकि मैं इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके उतना कर सकता हूँ। ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन शॉर्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिए, एनवायरमेंटल
क्या कॉस्ट होते हैं, एनवायरमेंटल हिडन कॉस्ट आइडेंटिफिकेशन। सर वो खर्चे जो हमें बताते हैं कि एनवायरमेंट में कौन कौन से खर्चे लगे, एनवायरमेंट के लिए कौन कौन से खर्चे लगे, ये यूजुअली फाइंड करना इतना डायरेक्ट है नहीं, इसलिए आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए। सेकंड, क्योंकि ये ओवरहेड और इसमें गायब रहते हैं, यही पॉइंट है। उसके बाद आपको ये लिखना है कि आइडेंटिफाई करने की 4 टेक्निक्स है। ध्यान देना, भले क्वेश्चन में 2 टेक्निक्स पूछे, आपको चारों टेक्निक्स एटलीस्ट प्राइमा फेस ही लिखनी है। सर कौन सी 4 टेक्निक्स है? सर इनपुट आउटपुट फ्लो कॉस्ट लाइफ साइकिल और एक्टिविटी बेस्ड। इनपुट आउटपुट फ्लो कॉस्ट लाइफ साइकिल एक्टिविटी बेस्ड, ये चारों क्या होती है मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी समझो ये 4 टेक्निक्स होती है, ये आपको बेसिक लिखना है। इसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करना है। उसने अगले पॉइंट में पूछा है कि इनपुट आउटपुट बताओ और फ्लो कॉस्ट बताओ। इनपुट आउटपुट में क्या होता है पता है? जितना इनपुट है उतना आउटपुट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 10 किलो माल आता है और 8 किलो प्रोडक्ट बनता है तो 2 किलो वेस्ट है, ये हो गया इनपुट आउटपुट, डायरेक्टली इनपुट आउटपुट। और सर दूसरी क्या, फ्लो कॉस्ट, मतलब एक एक स्टेप पे आपको ध्यान देना है, एक एक स्टेप पे, जब ओवरऑल पूरी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, यही डेफिनेशन है, ध्यान दो। What enters the production system must move out either at the productive output or unproductive output। बेसिकली जो एक बार एंटर हुआ वो जाएगा तो कहीं ना कहीं तो बाहर निकलेगा ही, या तो वेस्ट बन के निकलेगा या तो आउटपुट बन के निकलेगा, ये होता है इनपुट आउटपुट फ्लो। देन नेक्स्ट, फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग। अब फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता? फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता? मटेरियल लॉसेस एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जब आप पूरी प्रोसेस लेते हो। सर तो उसको इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में समझा दो। हाँ बेटा बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या होता है फ्लो कॉस्ट अकाउंटिंग अपना ना, इसमें ना लेड का काम होता है, मैं यहाँ बता भी दूंगा। ये देखिए अपना इसमें लेड का काम होता है, काय का काम होता है, एक सेकेंड, अरे ये क्या दूंगे, हाँ अपना इसमें लेड का काम होता है। तो अपनी प्रोसेसेस क्या क्या बताओ? अपना स्मेल्टिंग जो है ना वो 3 प्रोसेसेस में, सर ब्लास्ट, रिवर्बरेटरी एंड रोटरी क्लीन फर्नेसेस, 3 फर्नेसेस में जाता है। तो एक एक फर्नेसेस में कितना वेस्ट है वो निकालो, उसके बाद टोटल वेस्ट से कंपेयर करो, इसको बोलते हैं फ्लो कॉस्ट। और सर इनपुट आउटपुट में क्या, जितना मटेरियल एंटर हुआ और जितना मटेरियल, जैसे फ्लो कॉस्ट में आपको बताना है कि 10% एंटीमोनी, ये फ्लो कॉस्ट होगा, खत्म होगा, 10% वेस्ट है, ये फ्लो कॉस्ट है। सर एंटीमोनी का मतलब, एंटीमोनी का मतलब अभी के लिए सिल्वर एक मटेरियल होता है, केमिकल नंबर 51 होता है, अभी के लिए वेस्ट ही समझो, एक वेस्ट जनरेट हो गया, वो क्या हो गया सर, वो हो गया एंटीमोनी। एंटीमोनी मतलब वेस्ट हो गया। और दूसरा ब्लास्ट, रिवर्बरेटरी और रोटरी क्लीन, इन तीनों का जब आप इंडिविजुअल बताओगे तो वो हो जाएगा फ्लो कॉस्ट, और जब आप एक मेन इनपुट और आउटपुट का बताओगे तो उसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट फ्लो, यही पॉइंट है। अब लास्ट वाला, सर स्टेप्स बताओ। स्टेप्स आपको 4 जगह बतानी है, कौन सी 4 जगह वो या बताया हुआ है, वेस्ट, वाटर कंजम्पशन, एनर्जी एंड कंज्यूमेबल रॉ मटेरियल। वेस्ट कैसे कम करोगे? सर इक्विपमेंट्स ऐसे लाएंगे जो थोड़े एफिशिएंट हो, जिसमें वेस्ट कम जनरेट होता, स्क्रैप जनरेट कम होता। 2 पॉइंट वेस्ट के हो गए, 2 पॉइंट वाटर कंजम्पशन के। सर वाटर कंजम्पशन हम जुडिशियसली करेंगे, अननेसेसरी वाटर कंजम्पशन नहीं करेंगे। और वाटर के लिए जो प्राइसिंग है वो चेक करेंगे कि कितनी प्राइसिंग लग रही है, उससे भी समझेगा कितना वाटर कंजम्पशन हुआ। एनर्जी, एनर्जी सर हम अभी अगर इलेक्ट्रिकल पे, अगर हम कोल की एनर्जी पे, तो हम ऐसे रिसोर्सेज पे जाएंगे, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, अपन इस एनर्जी पे शिफ्ट होंगे। ये पॉइंट्स लिखने हैं बेटा आप। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल एंड रॉ मटेरियल, इस पे ध्यान देना। अपन ये ध्यान देंगे कि रॉ मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा ना हो, कंज्यूमेबल ज्यादा यूज ना हो, इस प्रोसेस पे ध्यान देंगे। प्रोसेस एफिशिएंट करेंगे, वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, एम्प्लॉय ट्रेनिंग करेंगे। इसके लिए अपन अलग कॉस्टिंग के प्रिंसिपल लगा सकते हैं, जैसे काइजेन, टीक्यूएम, टीपीएम, ये सारी प्रोसेसेस। सर ये लिखना पड़ेगा क्या, एग्जाम्पल दोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसी इसीलिए चीजें लिंक करनी पड़ती है। कॉस्टिंग आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो, आपको सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने काफी क्विक 12-13 मिनट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और मेरे को अगर आपको ये भी जानने की सर हमने क्या गलत लिखा तो आप आपका पेपर भी भेज सकते हो, अपन डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको मेरा एक बार फिर से नंबर दे देता हूँ, 9421503171। चलो ठीक है, थैंक यू।